Hello student, welcome to LearnIt, India's learning online platform. My name is Mayank Nema and we are going to continue chemical bonding and molecular structure topic. इससे पहले मैंने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे एक लेक्चर लिया है जिसपे मैंने आपको बताया था ऑक्टेट रूल क्या होता है, किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाते हैं। साथ में हमने फॉर्मल चार्ज को भी डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इसी के आगे और यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग क्या होता है इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओवरलैपिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि बॉन्ड कैसे बनता है। ऑफकोर्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो केमिकल बॉन्ड है जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, ये बन कैसे जाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने की जो कंडीशन होती है उसके लिए एक पॉइंट बताया गया था। उसमें बताया गया था कि जब तक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप नहीं करते तो इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। अभी ओवरलैप होता क्या है उसके लिए हमें पहले समझना होगा जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये किस तरीके के दिखते हैं। जैसे हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल जो होता है वो इस तरीके का हमें दिखता है जिसका शेप होता है स्फेरिकल। ये स्फेरिकल है, इसको हम स्फेरिकल बोलते हैं। और एक पी ऑर्बिटल होता है जिसका शेप होता है डम्बल। ये देखिए एक पी ऑर्बिटल है, इसको हम डम्बल के नाम से जानते हैं, दिस इज डम्बल। और ये क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल आपस में जब ओवरलैप करते हैं तो इसकी वजह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओवरलैप का मतलब होता है कि दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। जैसे कि एक ऑर्बिटल मेरे पास ये है और दूसरा ऑर्बिटल है, जब इन दोनों ऑर्बिटल जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये इनके बीच में क्या है, कुछ अपने कॉमन एरिया को शेयर कर लेते हैं। जैसे कि देखिए एक ऐसा ऑर्बिटल ये है, ये दूसरा ऐसा ऑर्बिटल है और उसने क्या किया, अपने कुछ कॉमन एरिया को शेयर कर लिया। दिस इज द शेयरिंग एरिया, ये दोनों ने शेयर किया हुआ है और इसी को हम नाम देते हैं ओवरलैपिंग। दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग कई वेराइटी की होती है और ये ध्यान रखें कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो केमिकल बॉन्ड बनने के लिए हमें ओवरलैप होना जरूरी है। केमिकल बॉन्ड में किस केमिकल बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मेरा कहना है कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है सो देयर मस्ट बी ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर केमिकल बॉन्ड जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं वो बन जाता है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा कि ओवरलैपिंग कितनी वेराइटीज की होती है और उसके टाइप क्या होते हैं। तो देखिए एक ओवरलैपिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और ये ओवरलैपिंग को हम एक नाम से और जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। इसको हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहते हैं, नहीं तो इसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये ओवरलैपिंग कई वैरायटी की होती है जिसमें फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एस एस ओवरलैपिंग। इसमें दोनों ऑर्बिटल जो हम ओवरलैप करेंगे वो दोनों एस होंगे। और यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। देखिए ये एक एस ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा एस ऑर्बिटल हो गया और ये दोनों एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं और कुछ कॉमन एरिया को शेयर करते हैं। जैसे ये देखिए ये कॉमन एरिया है, दिस इज अ कॉमन पार्ट, ये दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में कॉमन है और इसी को हम कहते हैं ओवरलैपिंग एरिया। ये जो मैंने शेडेड किया हुआ है इसका नाम है ओवरलैपिंग एरिया। और इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इसका एक नेचर है, इस कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड भी दो कैटेगरी के हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक मैं आपको बताऊंगा अभी जिसका नाम है पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब एस एस ओवरलैपिंग होती है और इस तरीके की ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं एंड टू एंड ओवरलैपिंग। एंड टू एंड ओवरलैपिंग का मतलब होता है कॉर्नर टू कॉर्नर। अब जैसे अगले ओवरलैपिंग में मैं आता हूँ जिसको हम बोलते हैं एसपी ओवरलैपिंग। इसमें एक एस ऑर्बिटल होगा, एक पी ऑर्बिटल होगा और ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कर जाएंगे ओवरलैप। समझते हैं इसे, ये हो गया एस ऑर्बिटल जिसका शेप स्फेरिकल है। ये एक ऑर्बिटल हो गया जिसको मैं बोलूंगा डम्बल। ये पी ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, दिस इज ओवरलैपिंग एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल बोथ ओवरलैप। और इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको भी हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा। और लास्ट ओवरलैपिंग हम कहते हैं जिसका नाम है पीपी ओवरलैपिंग, जिसको मैं नाम दूंगा पीपी ओवरलैपिंग। और यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल है, देखिए दिस इज वन पी ऑर्बिटल विच इज डम्बल इन शेप, दिस इज द सेकंड पी ऑर्बिटल विच इज आल्सो डम्बल इन शेप और ये आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, दिस इज वन पी ऑर्बिटल, दिस इज सेकंड पी ऑर्बिटल एंड आफ्टर ओवरलैपिंग देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा इज अ सिंबल, ये सिंबल लिखा हुआ है मैंने। तो यहाँ पे जो मैंने
एंड टू एंड ओवरलैपिंग लिखिए, जिसको मैंने एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहा है, इसकी 3 वैरायटी होती है। एक होता है एसएस ओवरलैपिंग, एक होता है एसपी ओवरलैपिंग और एक होता है पीपी ओवरलैपिंग। इन तीनों ओवरलैपिंग की वजह से जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। हाँ, ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। दिस इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की कई वैरायटी होती है और कोवेलेंट बॉन्ड की जो वैरायटी में जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो होता है सिग्मा बॉन्ड। तो ये फर्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग थी जिसका नाम मैंने क्या लिखा, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अब देखिए दूसरी टाइप की ओवरलैपिंग पर आते हैं। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग का नाम है साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज। और इस ओवरलैपिंग को हम एक नाम से और जानते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड लेटरल, लेटरल ओवरलैपिंग। इसके अंदर क्या होता है, दोनों ऑर्बिटल पीपी ऑर्बिटल जब दोनों एक दूसरे के ठीक पैरेलल रहते हैं, ये ओवरलैपिंग जो होती है वो केवल एक ही तरीके से हो सकती है जिसमें दोनों पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। जैसे एस एस ओवरलैपिंग जब भी होगी तो वो हमेशा एंड टू एंड ओवरलैपिंग ही होगी। एसपी ओवरलैपिंग जब भी होगी वो भी हमेशा एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी। पीपी ओवरलैपिंग फर्दर दो वैरायटी का हो जाता है, एक होता है पीपी ओवरलैपिंग एंड टू एंड और एक होता है पीपी ओवरलैपिंग साइड वाइज। साइड वाइज का मतलब ये होता है, देखिए ये एक एस और एक पी ऑर्बिटल है, दिस इज वन ऑफ द पी ऑर्बिटल जिसका शेप डंबल है, और ये सेकंड पी ऑर्बिटल है जिसका शेप अगेन डंबल है। और जब ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल आते हैं, पैरेलल का मतलब इस तरीके से, ये देखिए एक ये ऑर्बिटल है एक ये ऑर्बिटल है, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल आते हैं तो इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाती है और इस ओवरलैपिंग की वजह से जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। दिस इज ओवरलैपिंग। ये देखिए मैंने ओवरलैपिंग शो की है यहाँ पर, ये ओवरलैपिंग का पार्ट है, इसको मैं कहूँगा पाई बॉन्ड। ये सिंबल है पाई का, स्पेलिंग में इसको पी आई लिखते हैं। और साइडवेज ओवरलैपिंग केवल एक ही वैरायटी की होती है, पीपी। जबकि साइडवेज ओवरलैपिंग के अलावा जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग है इसको मैंने 3 वैरायटी बताई है। एक तो देखो, एक पी ऑर्बिटल यदि ऐसा है, दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसा है, तो इसके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम बोलते हैं पीपी ओवरलैपिंग एंड इट इज एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पीपी ओवरलैपिंग दो वैरायटी की, एक ऊपर लिखी है मैंने पीपी ओवरलैपिंग साइडवेज और एक नीचे लिखी है मैंने पीपी ओवरलैपिंग जिसको हम बोलते हैं एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब क्या होता है, एक ऑर्बिटल यदि इस तरीके का है तो दूसरा ऑर्बिटल भी ऐसा ही होगा। हम इसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर। यदि दोनों ऑर्बिटल इस तरीके के होते हैं तो इसको हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। यदि एक ऑर्बिटल ऐसा है एक ऑर्बिटल भी ऐसा है तो हम इसको बोलते हैं दिस इज एंड टू एंड ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये बात हम एक्सप्लेन करते हैं अंडर वन थ्योरी विच इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है वीबीटी। अब ये थ्योरी ये कहती है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसा है, या फिर मैं कहूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट लगते हैं, कुछ फैक्ट लगते हैं, और इसी थ्योरी ने इसको बताया। अब इस थ्योरी ने कुछ अपने अपने कमेंट्स लाए जिसको हम बोलते हैं इसके पास्टुलेट्स। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है उसके कमेंट क्या थे, उसके पास्टुलेट्स क्या थे, उसका कहना क्या था। पास्टुलेट्स का मतलब उसने क्या कहा, तो उसने ये कहा कि जब भी कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो उसके लिए हमें ओवरलैपिंग होना जरूरी है। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतना मजबूत बनेगा, उतना स्ट्रांग बनेगा। जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, एंड टू एंड ओवरलैपिंग जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है, और एक होता है साइडवेज ओवरलैपिंग जिसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता है। अब जो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, और यदि हम साइडवेज ओवरलैपिंग के बारे में बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ मतलब वो कितना ओवरलैप करेगा उसकी स्ट्रेंथ होती है कम। तो इसी वजह से हम ऐसा बोलते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड होता है जिसकी स्ट्रेंथ कम होती है। क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था कि जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा बॉन्ड मजबूत बनेगा। तो ये तो इसका पहला पॉइंट था, पास्टुलेट था, ओवरलैपिंग होना चाहिए, बिना ओवरलैपिंग के बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। यदि दोनों ऑर्बिटल इस तरीके से, देखिए एक ऑर्बिटल ऐसा है और दूसरा ऑर्बिटल भी ऐसा है, ये दोनों ऑर्बिटल यदि दोनों एक दूसरे के साथ टच टच किए हुए हैं, इनके बीच में कोई मर्ज नहीं है, कुछ कॉमन एरिया को उन्होंने शेयर नहीं किया है, तो हम बोलते हैं इसके बीच में ओवरलैपिंग नहीं है, तो बॉन्ड भी नहीं है। बॉन्ड यदि बनना चाहता है तो उसके लिए ओवरलैपिंग का होना कंपलसरी है, और जब तक ओवरलैपिंग नहीं होगी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ही कहा था। दूसरा पॉइंट ये कहा था कि वैलेंसी शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यदि होते हैं अनपेयर्ड, केवल वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन करते हैं।
द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन वैलेंसी शेल एंड विच आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोज बॉन्ड फॉर्मेशन। यदि वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड स्टेट में तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर कार्बन को ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4 और इसको हम ऐसा लिखते हैं दिस इज 1s2, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p2। यदि हम पी में देखें तो पी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन में ऐसे बनाता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन में ऐसे बनाता हूँ, और एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये होता है पेयर्ड, दिस इज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं, ये सिंगल स्टेट में या फिर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये कहा कि जो वैलेंसी शेल का मतलब सबसे बाहर वाली शेल, दिस इज आउटर मोस्ट शेल। जैसे ये वाली जो शेल में बना रहा हूँ इसको हम बोलते हैं वैलेंसी शेल। जो भी वैलेंसी शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब किसी के साथ जुड़े नहीं है, किसी के साथ में नहीं है। जैसे ये पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। तो केवल वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं जो होते हैं सिंगल या होते हैं जो अनपेयर्ड। और वो भी क्या होना चाहिए, वैलेंसी शेल में होने चाहिए। तो इसका एक पॉस्टुलेट ये होता है कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वैलेंसी शेल एंड व्हिच आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगोज बॉन्ड फॉर्मेशन। इसके बाद ये बताया कि ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है, मैंने अभी बताया आपको, ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ही कहे थे अपने पॉइंट्स। और इसमें होता क्या है कि ओवरलैपिंग करने से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीचों बीच सेंटर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक एस ऑर्बिटल ये मेरे पास है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है। और ये इलेक्ट्रॉन जब इनके अंदर प्रेजेंट होता है सिंगल, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो ये ओवरलैपिंग के बाद सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं और ये आपस में पेयर्ड स्टेट में आ जाते हैं और इसकी वजह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने काफी कुछ एक्सप्लेन किया और उसने ये भी बताया कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमी थी, कुछ ड्रॉबैक थे। जिससे इसने इस बात को तो बता दिया कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसा है, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे होती है। अब ज्योमेट्री का मतलब क्या, देखिए मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो सराउंडिंग एटम है उनके पास किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं इसकी ज्योमेट्री। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मीथेन है, ये एग्जांपल देखो, मीथेन। मीथेन में कार्बन है और इसके आसपास 4 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो ये चारों हाइड्रोजन क्या होते हैं, इस कार्बन के आसपास किस तरीके से अरेंज है, इसी को हम बोलते हैं इसकी ज्योमेट्री। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द बॉन्ड फॉर्मेशन, कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ कैसे। लेकिन इसने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसे होती है। और ज्योमेट्री का मतलब बताया मैंने कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो सराउंडिंग एटम है वो अपने आप को किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जैसे एग्जांपल के तौर पर चले, मैं BF3 का एग्जांपल लेता हूँ। BF3 में बी सेंट्रल एटम है और इसके आसपास 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। एक फ्लोरीन ऐसा है, एक फ्लोरीन ऐसा है और एक फ्लोरीन ऐसा है। ये क्या होता है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में अरेंज रहते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 होता है। जैसे इसके बीच का भी बॉन्ड एंगल है, हर एक का बॉन्ड एंगल है। जैसे इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। हम इसको 109.5 डिग्री भी कहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इस तरीके की ज्योमेट्री को, कि जैसे इसका ट्रायंगुलर फॉर्म होता है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है, इसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक कंसेप्ट आया जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन और इसने किस तरीके से एक्सप्लेन किया कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो कमी थी उसने हाइब्रिडाइजेशन ने इस कमी को पूरा किया। क्या कमी थी, ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं था। हाँ, इसने बॉन्ड फॉर्मेशन को सफिशिएंटली पूरा एक्सप्लेन किया कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ओवरलैपिंग का कंसेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ही दिया था, लेकिन ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन द ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। और इसको थोड़ा हम समझते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन का। अब देखो, मीथेन के एग्जांपल में मैं बताता हूँ कि मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते कैसे हैं और इससे इसकी ज्योमेट्री कैसे समझी जाएगी। यहाँ पर कार्बन एटम में, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4 और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दिस इज 1s2, दिस इज 2s2, दिस इज 2p2। नाउ दिस इज द वैलेंसी शेल। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नाम देंगे, ये वैलेंसी शेल है ये। और वैलेंसी शेल में s प्रेजेंट है, ये देखो s।
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2s2। इसके बाद यहाँ पर मैं p ऑर्बिटल निकालता हूँ और p ऑर्बिटल में मेरे पास 3 है, ये हो गया 2p2। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाता हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाता हूँ। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो लगभग लगभग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने से भी मिलता है, क्योंकि जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि किसी भी ऑर्बिटल के पास यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा केवल वही पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। जैसे यदि मैं इसमें बॉन्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं इस ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर सकता हूँ बिकॉज इट हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन, मैं इस ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर सकता हूँ बिकॉज इट हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और मुझे कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो मैं क्या करूंगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगा, तो ये कहलाता है इसका ग्राउंड स्टेट, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और बाद में एक आती है इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हम इसको एक्साइट करते हैं, एक्साइट करने का मतलब इसकी पोजीशन को बदलते हैं और इसको हम, या कहा जाए तो इसको हम अनपेयर्ड करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक्साइट होता है और ये यहाँ से जंप करके यहाँ पर पहुंच जाता है। क्योंकि वो देखिए, मुझे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो पॉस्टुलेट है उस पर रहना है। उसका क्या कहना था कि सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑर्बिटल में तो ही बॉन्ड बनेगा। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। ये वाला जो पेयर इलेक्ट्रॉन था, यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आगे वाले ऑर्बिटल में पहुंचा देते हैं तो अभी हमें हमारे सामने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 नजर आते हैं। देखिए 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, एंड दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म द केमिकल बॉन्ड। अब देखो, ये हो गया s ऑर्बिटल, ये हो गया p ऑर्बिटल, ये हो गया p ऑर्बिटल और ये हो गया p ऑर्बिटल। यहाँ पर s ऑर्बिटल 1 है और p ऑर्बिटल यहाँ पे 3 है। तो ये क्या करते हैं, आपस में हो जाते हैं इंटरमिक्स। 1s ऑर्बिटल कंबाइंड विथ 3p ऑर्बिटल्स, 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करता है और इसको हम बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। दिस इज कॉल्ड इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है ये आपस में मिल जाते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ एनर्जीज, इनकी जो एनर्जी होती है वो आपस में कंबाइन हो जाती है और इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ये होता है ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग। ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाते हैं और जब ये मिलते हैं तो ये एक जैसे हो जाते हैं, इक्वलाइज हो जाते हैं और इसको हम नाम देते हैं sp3। हर एक को हम sp3 नाम देंगे। देखो, इसको हमने sp3 नाम क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक s ऑर्बिटल लिया और एक p और 3 p ऑर्बिटल लिए। 1s ऑर्बिटल कंबाइंड विथ 3p ऑर्बिटल्स, और ये ऑर्बिटल्स कंबाइन होने की वजह से ही हमने इसको sp3 नाम दिया है। 1s ऑर्बिटल कंबाइंड विथ 3p ऑर्बिटल्स और एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन दे बिकम इक्वल, तो इसलिए हमने इसको sp3 नाम दिया है। बाद में हाइड्रोजन जो होते हैं वो यहाँ से कंबाइन हो जाते हैं, ये देखिए कंबाइन हो गया और इस तरीके से इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग को मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रेड कलर का पेंट का बॉक्स है और एक हमारे पास व्हाइट कलर का पेंट का बॉक्स है। नंबर ऑफ बॉक्सेस आप देखेंगे तो इसमें 1 है, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पर 1 है। लेकिन जब आप इसे कंबाइन करेंगे, हम रेड को और व्हाइट को मिला दें, तो जो पेंट का कलर हो जाएगा वो हो जाएगा पिंक, और नंबर ऑफ बॉक्स जो हमको मिलेंगे वो उतने ही मिलेंगे जितने पहले लिए थे। जैसे रेड पेंट का बॉक्स 1 है, व्हाइट पेंट का बॉक्स 1 है, और कंबाइन करने के बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस हमको 2 ही मिल रहा है। कंबाइन करने से पहले भी 2 थे, कंबाइन करने के बाद भी 2 है। तो देखिए ये होती है इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग में क्या होता है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद वो इक्वलाइज हो जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 2, नंबर ऑफ बॉक्सेस बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू 2, नंबर ऑफ बॉक्सेस आफ्टर मिक्सिंग इक्वल टू 2। तो वैसे यहाँ पर देखिए कि s ऑर्बिटल यहाँ पर 1 है, p ऑर्बिटल यहाँ पे 3 है और ये अलग अलग है, s ऑर्बिटल अलग है, p ऑर्बिटल अलग है। लेकिन जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तो सब एक जैसे हो जाएंगे, जैसे पिंक आ गया और ये सारे के सारे एक जैसे हो गए। इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, इस इंटरमिक्सिंग को। इंटरमिक्सिंग का मतलब होता है मिला देना। और यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इसका आ गया sp3। और sp3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक s ऑर्बिटल ने 3 p ऑर्बिटल के साथ की है मिक्सिंग। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज sp3। इसका जो स्ट्रक्चर होता है या फिर जो इसका शेप होता है, या इसको हम ज्योमेट्री भी कहते हैं, आप इसको ज्योमेट्री भी कह सकते हो, इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और इसको बनाते कैसे, हम इसको बनाते हैं ऐसे, कार्बन को यहाँ पे सेंटर में लिखा और हाइड्रोजन को एक यहाँ लिखा, एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा और एक यहाँ लिखा। इस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाई जाती है।
इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या इसको हम 109.5 डिग्री भी कह सकते हैं, क्योंकि जो 1 डिग्री होता है वो 30 मिनट के बराबर होता है, तो लगभग लगभग 28 मिनट, मतलब 30 मिनट के लगभग ही है, तो इसको हम 109.5 डिग्री भी कह सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। ऐसे बहुत वैरायटी के हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हैं, जैसे sp3, sp2, sp, देयर आर न्यूमरस वैराइटीज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और हर एक हाइब्रिडाइजेशन का एक शेप है। जैसे यहाँ पर मैं जो वैरायटी है वो मैं लिख देता हूँ, sp, sp2, sp3, sp3d2, sp3d3, ये सारे जो मैंने लिखे हैं, these are the varieties of hybridization, और ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जो हमने मिक्सिंग में पार्टिसिपेशन लिया है वो किन ऑर्बिटल्स का है। जैसे अभी आप सामने यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, इन्होंने मिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया है, इस कारण से इनका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो sp3 हो गया। कल को यदि एक s ऑर्बिटल आता, 2 p ऑर्बिटल आते तो sp2 हो जाता। कल को यदि एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आता तो sp3d हो जाता। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विच आर गोइंग टू बी इंटरमिक्स, हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो ये पूरा हमारा डिस्कशन था, जिसमें मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, किस तरीके से निकालते हैं। इन कमिंग लेक्चर में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन और भी कैसे निकालते हैं, किस तरीके के होते हैं। हर एक हाइब्रिडाइजेशन का एक पर्टिकुलर शेप होता है। तो आज हम इतना ही करते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन लर्न करना है तो लर्न इट पे आइए। ओके, थैंक यू।